中国国际广播电台 ये चाइना रेडियो इंटरनेशनल है। ये चाइना रेडियो इंटरनेशनल है। अब हमारा हिंदी कार्यक्रम आरंभ होता है। आज के इस कार्यक्रम में समाचारों के बाद चीनी कहानी कार्यक्रम के तहत उपन्यास खोखला पहाड़ और पश्चिम की तीर्थ यात्रा प्रस्तुत किए जाएंगे। लीजिए सुनिए आज के मुख्य समाचार। फिनलैंड के प्रधानमंत्री की चीन यात्रा, द्विपक्षीय सहयोग को नई गति मिलने की उम्मीद। चीन ने जारी किया कोयले के स्वच्छ और कुशल उपयोग के नए मानक। और चीनी महावाणिज्य दूत ने 39वें कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले के उद्घाटन समारोह में भाग लिया। अब आप अखिल पारस से सुनिए आज के पूरे समाचार। पेजिंग समय अनुसार 25 जनवरी की सुबह फिनलैंड के प्रधानमंत्री पेटेरी ओरपो चीन की राजधानी पेजिंग स्थित कैपिटल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचे, जिसके साथ ही उनकी चीन की 4 दिवसीय आधिकारिक यात्रा की शुरुआत हुई। इस यात्रा के दौरान चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग प्रधानमंत्री ओरपो से मुलाकात करेंगे। इसके अलावा चीनी प्रधानमंत्री ली छियांग और चीनी राष्ट्रीय जनप्रतिनिधि सभा की स्थायी समिति के अध्यक्ष चाओ लेची क्रमशः उनके साथ अलग अलग बातचीत और बैठकें करेंगे। इन उच्च स्तरीय मुलाकातों में चीन फिनलैंड द्विपक्षीय संबंधों के साझा चिंता के प्रमुख मुद्दों पर गहन विचार विमर्श किया जाएगा। फिनलैंड उन शुरुआती पश्चिमी देशों में शामिल रहा है जिन्होंने चीन लोक गणराज्य को मान्यता दी और उसके साथ राजनयिक संबंध स्थापित किए। इतना ही नहीं, फिनलैंड चीन के साथ अंतर सरकारी व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला पहला पश्चिमी देश भी रहा है। हाल के वर्षों में दोनों देशों के राष्ट्र अध्यक्षों के मार्गदर्शन में चीन और फिनलैंड के बीच भविष्य उन्मुखी नई प्रकार की साझेदारी को निरंतर मजबूती मिली है। 23 जनवरी से चीनी तटरक्षक बल हुआंग्यान द्वीप के समीप समुद्री क्षेत्र में डूबे एक विदेशी मालवाहक जहाज के चालक दल के सदस्यों की तलाश के लिए लगातार व्यापक अभियान चला रहा है। खोज और बचाव कार्यों के दौरान अब तक 17 लोगों को सफलतापूर्वक बचाया गया है, जिनमें से 2 की दुर्भाग्यवश मृत्यु हो गई है, जबकि 4 सदस्य अभी भी लापता बताए गए हैं। फिलीपीन की ओर से खोज एवं बचाव सहायता के अनुरोध के बाद चीन के तटरक्षक पोर्ट डोंगशा की एकीकृत कमान के अंतर्गत समन्वय स्थापित किया गया। 25 जनवरी को दोपहर 2:43 पर चीनी तटरक्षक पोर्ट डोंगशा और सैनमन ने घटनास्थल पर पहुंचे फिलीपीन तटरक्षक पोर्ट 9701 के साथ चालक दल के सदस्यों का सुरक्षित हस्तांतरण पूरा किया। ये कार्रवाई दोनों पक्षों के बीच सहयोग और त्वरित समन्वय का उदाहरण रही। हाल के दिनों में विश्व और चीन के बीच संवाद लगातार गहराता जा रहा है। लगभग 10 दिन पहले कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने चीन की एक आधिकारिक यात्रा की और कई सहयोग दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए। इसके बाद स्विट्जरलैंड के दावोस में आयोजित 2026 की विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक में चीन के अवसर पर व्यापक चर्चा हुई। प्रतिभागियों का मानना था कि आज की अस्थिर वैश्विक परिस्थितियों में चीन के साथ संवाद और सहयोग पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो गया है। इसी क्रम में 25 जनवरी से फिनलैंड के प्रधानमंत्री पेटेरी ओरपो ने कई प्रमुख कंपनियों के अधिकारियों के एक प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करते हुए चीन का दौरा आरंभ किया, जिसने दोनों देशों के बीच आर्थिक और व्यापारिक संबंधों को मजबूत करने की प्रबल इच्छा दर्शाई। दुनिया का ध्यान चीन की ओर केंद्रित होने का कारण स्पष्ट है। अमेरिका चीन कॉर्पोरेशन फाउंडेशन के कार्यकारी अध्यक्ष जॉन मिलर व्हाइट ने 23 जनवरी को दिए एक इंटरव्यू में कहा कि चीन ने ठोस कार्यों के माध्यम से यह सिद्ध किया है कि कोई भी देश शून्य लाभ लोगों का हिस्सा बने बिना विकास के मार्ग पर अग्रसर हो सकता है और साथ ही वैश्विक विकास के लिए मूल्यवान ज्ञान और समाधान प्रदान कर सकता है। विश्व आर्थिक मंच की 2026 की वार्षिक बैठक में चीन द्वारा प्रस्तुत 4 प्रमुख प्रस्ताव मुक्त व्यापार का दृढ़ समर्थन, बहुपक्षवाद की निरंतरता, पारस्परिक लाभ पर आधारित सहयोग और आपसी सम्मान और समान परामर्श पर आधारित संबंधों की स्थापना आज की विभाजित दुनिया में एक स्थिर और मार्गदर्शक दृष्टिकोण प्रदान करते हैं। चीन ने हाल ही में कोयले के स्वच्छ और कुशल उपयोग के मुख्य क्षेत्रों के लिए बेंचमार्क स्तर और बेसलाइन स्तर शीर्षक वाला नया मानक जारी किया है। इस पहल का उद्देश्य कोयला उद्योग को निम्न कार्यक्षमता वाले चरण से उन्नत और हरित विकास के चरण में परिवर्तित करना है, जिससे कोयला एक पारंपरिक प्राथमिक ईंधन से विकसित होकर उच्च मूल्यवर्धित उत्पादों के रूप में उपयोग में आ सके। चीन कोयला उद्योग संघ के अनुसार चीन में कोयले से रासायनिक कच्चे माल के उत्पादन हेतु कोयले की खपत प्रति वर्ष लगभग 2 से 3 करोड़ टन की दर से बढ़ रही है। नवीनतम मानक में स्पष्ट रूप से निर्धारित किया गया है कि बिजली उत्पादन, ताप आपूर्ति तथा कोयले से निर्मित प्राकृतिक गैस को ऊर्जा दक्षता प्रबंधन के प्रमुख क्षेत्रों के रूप में शामिल किया जाएगा। 14वीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान पारंपरिक चीनी चिकित्सा यानी TCM से संबंधित राष्ट्रीय मानकों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है। इन मानकों का दायरा निरंतर विस्तृत हो रहा है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसका प्रभाव भी लगातार बढ़ रहा है। मानक पारंपरिक चीनी चिकित्सा के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण तकनीकी आधार है। 24 जनवरी को आयोजित पारंपरिक चीनी चिकित्सा मानकीकरण संबंधी चीनी राष्ट्रीय तकनीकी समिति की 2025 वार्षिक बैठक में ये जानकारी दी गई कि 14वीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान इस समिति ने TCM से संबंधित 34 नए राष्ट्रीय मानकों को जारी करने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया। इन पदक्रमों के साथ ही वर्तमान में पारंपरिक चीनी चिकित्सा के लिए राष्ट्रीय मानकों की कुल संख्या बढ़कर 36 हो गई है।
पेचिंग समय अनुसार 24 जनवरी को साल 2025 चीन के राष्ट्रीय महान शिल्पकारों के लिए वार्षिक सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति प्रचार गतिविधि का शुभारंभ समारोह चीन के कांसू प्रांत की राजधानी लांचो में भव्य रूप से आयोजित हुआ। समारोह में साल 2025 के लिए 50 नामांकित व्यक्तियों की सूची औपचारिक रूप से घोषित की गई। ये गतिविधि ऑल चाइना फेडरेशन ऑफ ट्रेड यूनियंस और चाइना मीडिया ग्रुप के संयुक्त आयोजन में संपन्न हुई, जबकि इसके आयोजन की जिम्मेदारी कांसू प्रांत के ट्रेड यूनियन ने संभाली। इस वार्षिक कार्यक्रम की प्रक्रिया साल 2025 के सितंबर महीने में प्रारंभ हुई थी। विस्तृत अनुशंसा प्रक्रिया और कठोर समीक्षा के उपरांत चयन समिति ने प्रतिनिधित्व, वार्षिक विशेषताओं तथा जनाधार जैसे मानदंडों को ध्यान में रखते हुए 50 नामांकित व्यक्तियों का चयन किया। ये सभी उम्मीदवार विनिर्माण, अंतरिक्ष, विद्युत, परिवहन, खाद्य प्रसंस्करण और सांस्कृतिक धरोहर संरक्षण सहित अनेक प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रों से संबंधित हैं। हाल ही में भारत के कोलकाता में स्थित चीन के महावाणिज्य दूत शू वेई ने 39वें कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले के उद्घाटन समारोह में भाग लिया। इस मौके पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री, पर्यटन मंत्री तथा अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवा मंत्री भी उपस्थित थे। उद्घाटन समारोह के पश्चात महावाणिज्य दूत शू वेई और पुस्तक मेले की आयोजन समिति के अध्यक्ष ने संयुक्त रूप से चीनी वाणिज्य दूतावास के चीनी पुस्तक प्रदर्शनी बूथ का उद्घाटन किया। इस मौके पर शू वेई ने अतिथियों को प्रदर्शनी की विषय वस्तु और प्रस्तुति से परिचित कराया। उन्होंने प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, इंडो एशियन न्यूज सर्विस, द टेलीग्राफ और स्काई टीवी सहित कई प्रमुख भारतीय मीडिया संस्थानों से बातचीत की और चीन भारत के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान एवं सहयोग को और विस्तार देने पर विचार साझा किए। इंटरव्यू के दौरान शू वेई ने कहा कि पुस्तकों सहित विविध सांस्कृतिक माध्यम दोनों देशों के लोगों के बीच विचारों, ज्ञान और भावनाओं को जोड़ने वाला सशक्त सेतु है। स्थानीय समय अनुसार 24 जनवरी को मिस्र के लक्सर प्रांत स्थित मोन्टू मंदिर में चीन मिस्र संयुक्त पुरातत्व दल ने घोषणा की कि उन्होंने करनाक मोन्टू मंदिर परिसर में एक पवित्र झील की इमारत के अवशेषों को सफलतापूर्वक उजागर और साफ किया है। ये संरचना अब तक अज्ञात थी। यह चाइना रेडियो इंटरनेशनल है। आप सुन रहे हैं अपनी दोस्त और होस्ट लीला भट्ट के साथ चीनी कहानी कार्यक्रम। चीनी कहानी कार्यक्रम में आप सभी का बेहद स्वागत है। दोस्तों, चीनी कहानी कार्यक्रम के अंतर्गत हम सुन रहे हैं मशहूर उपन्यासकार आलाई की रचना खोखला पहाड़, जो कि तिब्बत के एक गांव की कहानी है। दोस्तों, इस कहानी के पिछले अंक में हमने सुना था कि शराब पीने के बाद एनबो और चांग लोबजांग के बीच तनाव की स्थिति पैदा हो जाती है। शराब के नशे में चूर चांग लोबजांग लोगों को बहलाने की कोशिश करता है। वह लोगों को यह जताने की कोशिश करता है कि एनबो ने कितने गलत काम किए हैं। लोग भी चांग लोबजांग के बहकावे में आ जाते हैं, लेकिन उसी बीच सांगन के घर का दरवाजा टूटकर गिर जाता है और लोगों का ध्यान अब एनबो से हटकर भूत प्रेत की बातों में लग जाता है। शराब खत्म करने के बाद देर रात को एनबो अपने घर पहुंचता है, जहां उसके परिवार वाले उसका इंतजार कर रहे होते हैं। तो दोस्तों, कहानी में आगे क्या हुआ, आइए जानने के लिए सुनते हैं कहानी का शेष भाग। जामगन गोनबो के मुंह से कुछ शब्द निकले। वह उस समय अपनी प्रार्थना में लीन थे और औरतों के बीच चल रही इस बातचीत से अनजान थे। उनकी आंखें मूंदी हुई थी, लेकिन अब प्रार्थना खत्म करने के बाद उन्होंने आंखें खोल दी थी। वह भी दरवाजे की ओर देखने लगे। उनकी निगाह एनबो के चेहरे पर गई, जो धूल और उसकी उल्टियों का संकेत दे रही थी और जिसे एनबो ने छिपाने की कोशिश की थी। वह लड़खड़ाता हुआ अंगीठी तक पहुंचा। दरवाजा खुलने से ठंडी हवा का एक झोंका कमरे में प्रवेश कर गया था। कुछ सेकंड के अंदर ही उसकी पत्नी का चेहरा उसके चेहरे से भी ज्यादा पीला पड़ गया। उसने घबराते हुए पूछा, तुम्हारे साथ कोई हादसा हुआ है क्या? अंकल, मुझे बहुत अफसोस है। आप मुझे माफ करिए। मैं अभी भी भूत में विश्वास करता हूँ और मुझे पता है कि भूतों का कोई अस्तित्व नहीं होता, लेकिन आज रात मैंने भूत देखा। इस बारे में मुझे तनिक भी संदेह नहीं। ओहो एनबो, जामगन गोनबो ने एक बार फिर अफसोस जाहिर किया। यकीन मानिए अंकल, मैंने सचमुच एक भूत देखा। साफ साफ बताओ कि तुमने क्या देखा? गेला यहाँ से चला गया था। वह अपनी माँ के साथ गांव छोड़कर सचमुच चला गया था। बेटे, हर आदमी की अपनी किस्मत होती है। उनकी किस्मत में यही लिखा था। एनबो ने अपने हाथों से चेहरा ढक लिया, क्योंकि उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे थे। खुद को संभालते हुए उसने अपनी बात जारी रखी, लेकिन उन लोगों के पास खाना नहीं था, गन कतरे नहीं थे, और मुझे पूरा यकीन है जिन गांव से वे गुजर रहे होंगे वहाँ लोगों ने उनके पीछे कुत्ते लगा दिए होंगे। कुछ लोगों ने उन पर पत्थर फेंके होंगे और न जाने किन किन मुसीबतों से उन्हें गुजरना पड़ा होगा। इसके अलावा उनके पास कहीं दूसरी जगह जाने का परमिट भी नहीं था, इसलिए वे किसी पर्यटक की तरह कहीं घूम भी नहीं सकते थे। वे मर चुके हैं, यह मैं अच्छी तरह जानता हूँ। मुझे पता है कि वे किसी सड़क के किनारे कहीं मरे पड़े होंगे। इसके बाद उनके भूतों को जाने के लिए इस ची गांव को छोड़कर कोई जगह नहीं मिली होगी और इसी वजह से वे वापस इस गांव में आ गए हैं। तो तुम्हारे कहने का मतलब यह है कि गेला और सांगदन सचमुच वापस आ गए हैं? हाँ, वे वापस आ गए हैं। या आप यह मानिए कि उनके भूत आ गए हैं। गेला और सांगदन के भूत देखने में कैसे लगते हैं?
क्या उनके चेहरों पर असंतोष का भाव है? अंकल माफ कीजिए, मैं उन्हें देख नहीं सका। फिर तुमने क्या देखा? मैंने आग देखी। आग? हाँ आग। जिस समय हम लोग शराब पी रहे थे उनके मकान का दरवाजा अपने आप ही गिर पड़ा। मैं बहुत परेशान हो गया, लिहाजा मैंने काफी शराब पी। जब मुझे थोड़ा होश आया तो मैंने देखा कि उनके घर के अंदर चूल्हे में आग जल रही थी, जबकि उन्होंने उस मकान को बहुत पहले छोड़ दिया था और उनका चूल्हा तब से आज तक जला ही नहीं था। जिस समय एम्बो इन बातों को बता रहा था वह गहरी सांसें भी ले रहा था और अपने चेहरे के सामने बार बार अपनी हथेली रख देता था। उसने तीखी नजरों से अपने परिवार के सदस्यों की ओर देखा। उससे नजरें मिलते ही परिवार के अन्य सदस्यों के अंदर भी पश्चाताप और आतंक का भाव पैदा हो गया, जो कहीं दिल की गहराइयों तक पहुंच गया। समूचा परिवार मूर्ति की तरह खड़ा था और उनके मुंह से कोई आवाज नहीं निकल रही थी, जबकि अंगीठी की आग में पहले लपटदार रूप लिया और फिर धीरे धीरे बुझने लगी। जिस समय अंगीठी से लपटें उठ रही थी, परिवार के सदस्यों की कांपती परछाई दीवार पर डर पैदा कर रही थी। उनके अंदर जो आतंक का भाव था उसमें अजीब तरह की उदासी थी, जो प्राय रात के अंधेरे में महसूस की जा सकती है, और यह उदासी चुपके से उनकी पीठ के रास्ते शरीर में प्रवेश कर रही थी। समूचा परिवार हतप्रभ होकर बैठ गया था और तब तक चुपचाप बैठा रहा जब तक भोर की हल्की रोशनी खिड़की से दिखाई नहीं देने लगी। दोस्तों, चीनी कहानी कार्यक्रम के अंतर्गत हम सुन रहे हैं आ लाई की रचना खोखला पहाड़ का पहला भाग, सब कुछ अस्त व्यस्त। सबसे पहले जामकन गोंदवो के शरीर में हरकत हुई। वह झटके से उठे और रसोई का सामान जुटाने में लग गए। एक बर्तन में दूध, चाय का एक पैकेट, एक थैले में आटा आदि। इसके बाद उन्होंने अपने परिवार के सदस्यों की ओर मुखातिब होते हुए कहा, अगर सचमुच भूत वापस आ गया है तो उन्हें भी आराम की जरूरत होगी, भले ही वे भूत ही क्यों ना हो। असल बात यह है कि वे वापस आ गए हैं और इसका मतलब साफ है कि गांव के अंदर रहने के मुकाबले गांव के बाहर का जीवन उनके लिए ज्यादा कठिन साबित हुआ है। जामकन गोंदवो ने एम्बो की ओर देखा, जिसका चेहरा अभी भी पीला पड़ा हुआ था। उन्होंने अपनी आवाज में मुलायमियत लाते हुए अपने भतीजे से कहा, बेटा जाओ और उन निरीही आत्माओं की ओर से धर्म ग्रंथों का पाठ करो। इसके बाद दोनों व्यक्ति सीढ़ियों से उतरने लगे और उनके पीछे एक औरत के सुबकने की आवाज सुनाई दी। जिस समय वे आंगन के फाटक के बाहर निकल रहे थे, बनी दौड़ता हुआ आया और उनके साथ जाने की जिद करने लगा। एम्बो ने उससे कहा कि वह अंदर चला जाए, लेकिन बनी इसके लिए तैयार नहीं हुआ। एम्बो ने ठंडी सांस ली और फिर बनी का हाथ पकड़कर चल दिया। अब इन मर्दों की 3 पीढ़ियां साथ साथ गांव के बीचों बीच स्थित चौक की तरफ बढ़ रही थी। अभी वे कुछ ही दूर चले थे कि उन्हें कोहरे के बीच सांगन की धुंधली छाया जैसी दिखाई दी। ऐसा लगा कि जैसे कोई भूत ही परछाई काले रंग के लबादे में चली आ रही हो। निश्चय ही यह एक डरावना दृश्य था, लेकिन उस परछाई के पैरों की खटखट की आवाज से यह आभास हो रहा था कि वह कोई भूत नहीं था। तीनों लोग उस छाया का पीछा करते हुए चौक तक पहुंचे। सांगन अपने छोटे मकान के सामने जाकर रुकी और वहां थोड़ी देर तक खड़ी रही। तीनों लोग भी कुछ दूरी पर खड़े हो गए। सांगन ने नीचे झुककर मकान के गिरे हुए दरवाजे को उठाया और इसके बाद चौखट पार करते हुए घर के अंदर घुसी। अंदर के कमरे में किसी गुफा की तरह अंधेरा था। बाहर भी अभी अंधेरा जैसा ही था और इन तीनों लोगों को यह नहीं पता चल सका कि वह अंदर क्या कर रही है। एम्बो ने सुना कि सांगन के मुंह से आश्चर्य और खुशी से भरी हुई एक आवाज निकली। इसके साथ ही केला के रोने की आवाज आई और फिर सांगन भी रोने लगी। उसकी रुलाई में ऐसी तड़प थी जिससे लगता था कि उसका फेफड़ा फटकर बाहर आ जाएगा। अब तक 6 गांव के लोग सांगन की खिलखिलाहट सुनने के अभ्यस्त थे, लेकिन आज पहली बार उसकी रुलाई सुनने में आ रही थी। भूत! एम्बो भय से कांपने लगा। हालांकि ठंड बहुत ज्यादा नहीं थी। वे भूत नहीं है, मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि वे भूत नहीं है। बड़ा भाई गेला वापस आ गया है, बनी ने चिल्लाकर कहा। एम्बो ने तुरंत अपने बेटे के मुंह पर हाथ रख दिया ताकि वह चुप हो जाए। ठीक उसी समय अचानक रोने की आवाज आनी भी बंद हो गई। इससे एम्बो को लगा कि जैसे ही उसने बनी के मुंह पर अपना हाथ रखा, अचानक उन दोनों भूतों की आवाज भी बंद हो गई। और इसमें जरूर कोई राज है। घर के बाहर सुबह के धुंधलके में वे तीनों लोग खड़े थे और अंदर से आ रही आवाज पर अपने कान लगाए हुए थे। रुलाई रुकने के बाद सांगन और गेला की बातचीत की आवाजें आने लगी, लेकिन दोनों इतनी जल्दी जल्दी बोल रहे थे कि कुछ भी समझ पाना मुश्किल था। ऐसा लगता था कि अगर वे अपनी बातचीत रोकेंगे तो उनकी सांस ही रुक जाएगी। बाहर खड़े इन तीनों ने अपने कानों पर बहुत जोर दिया, लेकिन कुछ भी समझ में नहीं आया कि अंदर क्या बातचीत हो रही थी। इन विक्षिप्त आवाजों के बीच लंबे समय से ठंडा पड़ा चूल्हा चमक उठा था और उसमें से उठ रही लपटें भी दिखाई देने लगी थी, जिसकी रोशनी में गेला और सांगन की छाया आकृति खिलती हुई नजर आ रही थी। सांगन का चेहरा बहुत शांत नजर आ रहा था, लेकिन उसकी निगाहें लगातार अपने बेटे पर जमी हुई थी और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। गेला का चेहरा खुशी से चमक रहा था और उसके चेहरे पर मुस्कान दिख रही थी, हालांकि उसकी आंखों से भी आंसू निकल रहे थे। थोड़ी देर तक खामोशी रही और फिर सांगन की तेज आवाज सुनाई देने लगी। एम्बो ने अपने हाथ से क्रॉस बनाया और साथ ही कोई मंत्र बुदबुदाने लगा। हे भगवान बुद्ध, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
कि आपने सांगन और उसके छोटे बच्चे को जीवित यहाँ पहुंचा दिया। भगवान, हमारे पापों को आप माफ कर दो। इसके बाद उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। अब गेला की आवाज भी सुनी जा सकती थी, लेकिन वह काफी रूंधी हुई थी। ओह, तुम इतने वर्षों तक कहाँ गायब हो गई थी? अब बाहर खड़े तीनों लोग आसानी से अंदर चल रही बातचीत को सुन सकते थे। मैं डर गई थी बेटा, मेरे बेटे मैं बहुत ज्यादा डर गई थी। सांगन ने सुबकते हुए कहा, मैंने तुम्हें हर जगह ढूंढा, लेकिन जहाँ भी गई तुम्हें नहीं पाया। फिर मैं वापस यहाँ आ गई। मैं कहाँ नहीं गई, हर जगह जहाँ भी संभव हो सकता था। मुझे लगा कि उन लोगों ने तुम्हें मार दिया है और मैं फिर बहुत डर गई। इसके बाद मैं इधर उधर भटकती रही और इस बात की परवाह नहीं की कि मेरा क्या होगा। लेकिन कुछ ही दिनों बाद कोई ऐसी जगह नहीं बची रह गई जहाँ मैंने तुम्हें नहीं ढूंढा हो। मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि एक दिन भगवान मेरे बेटे को वापस दे देगा, लेकिन मैं अब अंदाज लगा सकती हूँ कि उसने कभी तुम्हें मुझसे छीना ही नहीं। माँ, भगवान मुझे अपने पास अभी नहीं बुलाएगा। मैं जानता था कि मैं तुम्हें एक दिन ढूंढ लूंगा। लौट कर आने के बाद मैं आंखें बंद करके सो गया और जब जागा तो तुम सामने खड़ी थी। बाहर एनवो एक बेचैन उत्तेजना में डूबता उतरता रहा। उसने फौरन फैसला किया कि वह मकान के अंदर जाए, लेकिन जामकन गोनबो ने उसे रोक दिया और कहा, उन्हें अभी इस क्षण का आनंद उठा लेने दो, इसमें खलल न डालो। इसके बाद उस भूतपूर्व लामा ने नमक, चाय और आटे से भरा बैग चुपके से दरवाजे के पास रख दिया और दबे पांव एनवो और पनी को साथ लेकर वापस अपने घर की ओर चल पड़ा। जब उन्हें लगा कि वे काफी आगे तक निकल गए हैं, तब एक बार फिर उन तीनों ने मुड़कर देखा। उसी समय उन्हें यह भी पता चला कि लगभग समूचा गांव चौक पर इकट्ठा हो गया है और कोहरे से भरी उस सुबह सारे लोग खामोश खड़े हैं। उस भीड़ में खिमचोक भी थी। एनवो की माँ भी वहाँ खड़ी थी। जैसे ही एनवो वहाँ पहुंचा, उसकी पत्नी ने बनी को खींचकर सीने से चिपका लिया और रोने लगी। वहाँ खड़ी अन्य औरतों ने भी उसी की तरह रोना शुरू किया। गांव के हर परिवार ने सांगन और गेला के लिए कुछ न कुछ सामान पहुंचाने की व्यवस्था की थी, लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि ये सभी लोग साथ में वह अपराध बोध भी लेकर आए थे जिनसे आज तक वे कहीं न कहीं खुद को त्रस्त महसूस करते थे। हर परिवार के मुखिया ने चुपचाप लाए हुए सामान को गेला के दरवाजे पर रख दिया और उनको लगा कि उन्होंने एक हद तक अपने अपराध का प्रायश्चित कर लिया है। इन सब के बावजूद उन्हें यह भी महसूस हो रहा था कि अब उनके अंदर एक नए तरह की गर्मजोशी ने प्रवेश कर लिया है। धीरे धीरे भीड़ वहां से छटने लगी और साथ ही कोहरा भी। आकाश में सूरज दिखाई देने लगा था और कोहरे को चीरती हुई उसकी किरणें जमीन पर पहुंचने लगी थी। उस दिन ची गांव के लोग रोज वाले समय के अनुसार काम के लिए खेतों में नहीं गए। कक्षा शुरू करने के लिए स्कूलों में बजने वाली घंटियां अपने निश्चित समय पर नहीं बजी। हर आदमी किसी अदृश्य प्रभाव में था और सबकी निगाहें गांव के सबसे सस्ते और महत्वहीन मकान के दरवाजे पर टिके थे। जब बाहर का कोहरा पूरी तरह गायब हो गया, सांगन और गेला अपने मकान से बाहर आए। हजारों दिनों तक अनुपस्थित रहने के बाद पड़ने वाली सूरज की किरणों ने उनके शरीर को छुआ और उनके चेहरों को चमकाया। हालांकि उनके कपड़े पुराने और मैले कुचैले थे, लेकिन उनके चेहरों पर एक चमक थी और ची गांव के साफ पानी ने उनके चेहरों को एक नई आभा दे दी थी। गेला अब पहले के मुकाबले ज्यादा लंबा हो गया था और उसके दुबले पतले चेहरे पर एक संकल्पशील लेकिन थोड़ी निष्ठुर अभिव्यक्ति थी। जहाँ तक सांगन की बात है, वह अभी भी पहले की तरह ही खूबसूरत थी। दरअसल उसके चेहरे पर हमेशा एक बेवकूफाना हंसी बिखरी रहती थी, इसलिए गांव वालों को यह यकीन करना बहुत मुश्किल हो रहा था कि उन्होंने कुछ ही घंटे पहले किसी बूढ़ी चुड़ैल की तरह उसे रोते हुए सुना था। जब उसने अपने मकान के बाहर उपहारों का ढेर देखा तो वह खुशी से चीख पड़ी। उसने देखा कि बाहर चाय, नमक, मक्खन, आटा, पुराने कपड़े, बर्तन, रसोई के लिए चाकू आदि ढेर सारी चीजें रखी हुई हैं। इतना ही नहीं, वहाँ लकड़ियों का एक बंडल, केरोसिन तेल का एक बोतल और दरवाजे के लिए एक ताला भी रखा हुआ था। गांव वालों ने जिस उदारता का प्रदर्शन किया था, उसका उपहार वे बस यही चाहते थे कि एक बार फिर वह खनखनाती उन्मुक्त हंसी सुनने को मिल जाए, जो लंबे समय से गांव से गायब हो गई थी। इन सामानों को अंदर ले जाते समय वह लगातार हंस रही थी और गेला को आवाज लगा रही थी, बेटा जल्दी आओ और मेरी मदद करो। दोस्तों, चीनी कहानी कार्यक्रम के अंतर्गत हम सुन रहे हैं आ लाई की रचना खोखला पहाड़ का पहला भाग, सब कुछ अस्त व्यस्त। जब भी वह कोई सामान उठाती, गेला को आवाज देती, लेकिन गेला ने लगातार उसकी पुकार की अनसुनी की। वह एक तरफ बैठा रहा और चुपचाप देखता रहा। बाहर जो भी सामान पड़ा था, उसमें से उसने महज एक चीज उठाई और वह था दरवाजे के लिए लाया गया ताला। उसने अपनी आंखें उठाकर चारों तरफ गांव पर निगाह डाली, जिसे काफी समय पहले उसने छोड़ दिया था। अभी भी गांव के लोग एक निश्चित दूरी पर खड़े होकर उसे देख रहे थे, लेकिन सभी उससे अपनी नजरें बचाना चाहते थे। सब एक दूसरे के पास दबे पांव पहुंचते और खुसखुसाते हुए अपने मन की बातें करते। वे सभी आज तक अपराध बोध से ग्रस्त थे और अब उन्हें एक निश्चिंतता का एहसास हो रहा था, एक प्रायश्चित की अनुभूति। उस दिन सूरज की रोशनी बहुत तेज नहीं थी।
एक ऊष्म आभा थी जो दूर पहाड़ों से होती हुई जमीन और आसमान के बीच ठहर गए हल्के नीले कोहरे से छन कर आ रही थी। नदी पर पड़ रही किरणें जल को गाढ़ा कर रही थी, जिसमें नदी के बीच दिख रही शिलाएं पूरी तरह शांत और स्थिर थी, जैसे खुद के विचारों में खोई हुई हों। जमीन को स्पर्श कर रही किरणों से धूल के छोटे से छोटे कणों में भी कोई हरकत नहीं हो रही थी। हवा के साथ चक्कर लगाते लगाते वे थक गए थे और अब वे पूरी तरह विश्राम करना चाहते थे। ची गांव में छोटे छोटे मकान थे जो पत्थरों से बने थे। इनकी छतें लकड़ी के पटरों से बनाई गई थी। उस दिन ऐसा लग रहा था जैसे सूरज की किरणें उन छतों से टकराकर सारी दुनियावी वस्तुओं को कोई ठोस रूप देने में लगी थी। अनेक वर्षों से इन गांव के लोगों ने सुबह के समय ऐसे सन्नाटे का अनुभव नहीं किया था। यह सन्नाटा सनातन, क्रूर और सार्वभौम प्रवाह वाले अवतार में दुर्लभ था, जिसे कोई भी व्यक्ति अपने दिल में कहीं गहरे रिश्ता हुआ महसूस कर सकता था। यह सन्नाटा बेहद वास्तविक था, जो किसी असाधारण ध्वनि तरंगों के रूप में हवा में हिलकोरी ले रहा था। सचमुच यह एक अभूतपूर्व घटना थी। उस दिन तो उत्पादन दल का नेता भी, जो अपने को बहुत ताकतवर समझता था, यह साहस नहीं कर सका कि वह चौक पर जाकर अपनी छड़ी हिलाता हुआ लोगों को आदेश दे, चलो काम पर। गांव के प्राइमरी स्कूल के अध्यापक की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वह स्कूल की घंटी बजाए। वैसे भी वह ची गांव का नहीं था। गेला और सांगदन को उनके दरवाजे के अंदर देखा जा सकता था, जो पूरी तरह खुला था। एक दिन पहले ही वह दरवाजा टूटकर गिर गया था। लोगों ने देखा कि वे दोनों नए बर्तनों में चाय ढाल रहे थे। हाथ में चाय लेने के बाद वे कुछ देर तक खामोश रहे और चाय पीने के बाद भोजन तैयार करने में लग गए। उन्होंने शायद बहुत दिनों बाद अपने मन का खाना खाया होगा और इत्मीनान के साथ चाय पी होगी। बीच बीच में माँ बेटे एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगते थे। हालांकि वे जो कुछ खा रहे थे वह उन्हें दान में मिला था, लेकिन इन चीजों का उन पर कोई असर नहीं था। समूचा गांव इस इंतजार में था कि वे अपना खाना समाप्त कर लें और फिर उनसे मिलकर बातचीत करें। वे चाहते थे कि दोनों उनके बीच चौक में आए। सांगदन की उम्र के बारे में किसी को ठीक ठीक जानकारी नहीं थी, लेकिन गाँव वालों की आम राय यह थी कि उसकी उम्र 40 वर्ष के अंदर ही होगी। तो भी उसके चिकने काले बाल अब पूरी तरह सफेद नजर आने लगे थे। हैरानी की बात यह थी कि उसका चेहरा अभी भी वैसा ही कोमल था जैसा किसी युवती का होता है। खाना खाने के बाद वह अपने घर से बाहर निकल आई थी और ऐसा लगता था जैसे उसने कभी गांव को छोड़ा ही ना हो। गेला ने बाहर आने के बाद जमीन से लकड़ी के दरवाजे को उठाया और चौखट में फंसाने की कोशिश करने लगा। उसने दरवाजे को लगाने में अपने शरीर का पूरा जोर लगा दिया, लेकिन कई कोशिशों के बाद भी उसे इसमें कामयाबी नहीं मिली। जब लोगों ने देखा कि उसे दरवाजा नहीं लग रहा है, तो कई सारे लोग उसके पास पहुंच गए और उसके चारों तरफ इकट्ठे हो गए। एंगो ने सबसे पहले मदद के लिए हाथ बढ़ाया। गेला ने भी उसके इस मित्र भाव का स्वागत किया। अब दोनों के बीच अच्छे संबंध कायम हो गए थे, जिससे गांव वालों को बहुत राहत मिली। सबकी मदद से दरवाजा चौखट में अच्छी तरह फिट हो गया। इसके बाद एंगो ने कुछ कीलें निकाली और एक एक कर हथौड़े से उन कीलों को ठोककर दरवाजे को पक्का कर दिया। गेला अब किनारे बैठ गया था और गांव के बुजुर्गों को काम करते देख रहा था। एंगो ने गेला की तरफ देखा, जिसकी उम्र उसके बेटे से बहुत ज्यादा नहीं थी। एंगो ने कहा, उठो और अब इस दरवाजे में ताला लगाओ। गेला ने ताला उठाया और एंगो ने कहा कि वह खुद ही इसे लगाए। गेला ने ताला बंद कर दिया। पहली बार किसी का आवाज सुनकर सांगदन भी दिलचस्पी लेने लगी। उसने लोगों से कहा, ताले की कोई जरूरत नहीं है, हमें अभी कहीं नहीं जाना है। गेला ने भी ताला खोलते हुए माँ की बात को दोहराया। एंगो ने अपना हाथ बढ़ाकर गेला के सिर पर रख दिया। उसने अपना गला साफ किया, कई बार खंखारा और फिर बड़ी मुश्किल से उसके मुंह से बस इतना ही निकला, मेरे बच्चे। गेला चुप रहा और अचानक वह दौड़ पड़ा। उसने बनी को अपनी तरफ आते देख लिया था। गेला अपने दोस्त की तरफ बड़ी आत्मीयता के साथ बढ़ा, जिसके माथे पर अभी भी नीली नीली नसें दिखाई देती थी। गेला ने अपने दोनों हाथों से उसे उठाकर गोद में ले लिया। दोनों बच्चे एक दूसरे से घुल मिल गए। दोस्तों, अगले अंक में फिर होगी आपसे मुलाकात इस कहानी के शेष भाग में। तब तक स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए, रखिए अपना ध्यान और दीजिए अपनी दोस्त और होस्ट लीला भट्ट को इजाजत। नमस्कार, बाय बाय, जय जय। यह चाइना रेडियो इंटरनेशनल है। अब शुरू होता है पश्चिम की तीर्थ यात्रा महासागर का समय। नमस्कार दोस्तों, पश्चिम की तीर्थ यात्रा सुप्रसिद्ध चीनी उपन्यास लेकर हाजिर हूँ मैं नेत्री शर्मा। आज की कहानी इस प्रकार है। दोस्तों, अब तक आपने कहानी में सुना कि वानर, शुकर और सांचांग का सामना एक दैत्य से होता है। उस दैत्य के साथ काफी देर मुकाबला करने के बावजूद भी कोई परिणाम नहीं निकल पाता और वह जादू से अपनी खाल छोड़कर भाग निकलता है। भागते हुए उस दैत्य की नजर सांचांग पर पड़ती है और वह सांचांग को उठाकर अपने साथ अपनी गुफा में ले जाता है और उसके बाद अपने राजा के सामने उसे हाजिर करता है। चलिए दोस्तों, कहानी को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं कहानी में आगे क्या हुआ। दैत्य द्वारा दिया गया समाचार सुनकर मुखिया आश्चर्यचकित रह गया। वह कहने लगा, मैंने धर्माध्यक्ष सांचांग के बारे में सुना है कि यह महान सांग सम्राट द्वारा धर्म ग्रंथ लाने भिजवाया गया पवित्र साधु है।
इसका एक शिष्य है जिसे वानर भाई कहा जाता है। उसमें अनेक इंद्रजालिक सिद्धियां हैं और वह बहुत चालाक भी है। तुम इसे पकड़ लेने में सफल कैसे हुए? दैत्य ने बताया, राजन, इसके 2 शिष्य हैं। जिसने पहले मेरा सामना किया उसकी नाक लंबी और कान बड़े बड़े हैं। वह एक 9 कांटों वाला पांचा लिए रहता है। दूसरे शिष्य के पास एक स्वर्ण पट मंडित लोहदंड है। उसकी आंखों से आग निकलती है और उसकी पुतलियां सुनहरी हैं। वे दोनों मेरा पीछा कर रहे थे और मुझ पर आक्रमण करने ही वाले थे। तभी मैं स्वर्ण जिस्वे का चर्मावरण त्याग नामक छल का इस्तेमाल कर उनसे भाग निकला। फिर मैंने भिक्षु को आपका चना चबैना बनाने के विचार से डर पकड़ा। मुखिया बोला, इसे हम अभी नहीं खाएंगे। हिरावल के व्याघ्र ने कहा, लगता है महाराज उपवास कर रहे हैं, इसलिए वे अपने सामने मौजूद आहार को नहीं खा रहे। मुखिया ने जवाब दिया, तुम मेरी बात समझे नहीं। उसे खा लेना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। मुझे तो ये चिंता हो रही है कि अगर इसके दोनों शिष्यों में से कोई भी यहाँ धमका और यहाँ आकर उत्पात मचाने लगे तो बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। अभी तुम इसको पिछवाड़े के उद्यान में ले जाकर वायु शमन स्तंभ से बांध दो और उस समय तक इसे वहीं रहने दो जब तक हम आश्वस्त न हो जाएं कि इसके शिष्य हमारे लिए कोई मुसीबत खड़ी नहीं करेंगे। इस तरह यह स्वच्छ और हमारे भोजन योग्य बना रहेगा और हम बिना किसी विधा के इसके साथ मनचाहा व्यवहार कर सकेंगे। फिर भले ही हम इसे उबालें, भाप में भूने, तले या टुकड़े टुकड़े कर इसका चीला बना लें, यह हमारी इच्छा और सुविधा पर निर्भर करेगा। हिरावल दस्ते के बाघ ने जवाब दिया, राजन, आपकी योजनाएं बहुत दूरदर्शी होती हैं। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। यह कहकर उसने अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को सांचांग को बाहर ले जाने का आदेश दे दिया। उन कर्मचारियों में से 7-8 सांचांग को रस्सियों से जकड़कर बाहर ले जाने के लिए आगे बढ़े। ऐसा लग रहा था मानो अनेक बाज किसी छोटी सी चिड़िया पर झपट रहे हों। उन्होंने सांचांग को रस्सियों से कसकर बांध दिया। उस समय अभागे नदी भिक्षु को वानर का स्मरण हुआ। उस चरम आपत्ति काल में उसे लगा कि अगर शुक्र भी वहां आ पहुंचता तो अच्छा होता। वह चिल्ला उठा, मेरे शिष्यों, पता नहीं तुम किस पर्वत पर दैत्यों को पकड़ने और दुष्ट आत्माओं का दमन करने में व्यस्त हो। मेरा यहाँ सर्वनाश हुए जा रहा है। मुझे इस दैत्य ने बंदी बना लिया है। हाय, अब मैं तुम्हें फिर कब देख पाऊंगा। अब तो अगर तुम जल्दी ही आ पहुंचो तभी मेरी प्राण की रक्षा हो सकेगी, लेकिन अगर तुमने आने में देरी कर दी तो मेरा खात्मा हो जाएगा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और वह रोता बिलखता रह रहकर लंबी लंबी सांसें भरने लगा। बाघ दैत्य का पीछा करते हुए वानर और शुकर ने देखा कि वह दैत्य पर्वत की तलहटी में जा पहुंचा है और एक चट्टान के नीचे दुबक कर बैठ गया है। वानर ने लोहदंड उठाकर इतना प्रबल आघात कर दिया कि उसके खुद के हाथ पीड़ित हो गए। शुकर ने भी अपना पांचा उठाकर पशु पर इस तीव्रता से दे मारा कि पांचे के कांटे उखड़ गए। तब उन्हें पता चला कि यह बाघ नहीं बल्कि बाघ की खाल ही है जो वहां रखी हुई थी। खाल चट्टान पर इस तरह फैलाकर रखी गई थी कि मानो सच में कोई बाघ वहां दुबका हुआ बैठा हो। वानर बोला, यह तो सच में बहुत भयानक बात हो गई। इस दैत्य ने हमारा साथ छल कर डाला। शुकर ने पूछा, वह कैसे? इस छल को स्वर्ण जिस्वे का चर्मावरण त्याग कहा जाता है। उस दैत्य ने इस चट्टान पर अपनी खाल उतार कर रख दी और खुद भाग निकला। अब हमें वापस चलकर आश्वस्त हो जाना चाहिए कि हमारे गुरुदेव को तो कोई हानि नहीं पहुंची। ऐसा सोचकर वे दोनों जल्दी जल्दी वापस लौटे। उन्होंने पाया कि गुरुदेव वहाँ नहीं थे। वानर वज्र निनाद से भी ऊंचे सुर में चिल्ला उठा, अब हम क्या करें? वह दुष्ट हमारे गुरुदेव को पकड़ ले गया है। शुकर घोड़े को आगे लाते हुए रो उठा और कहने लगा, हे भगवान, अब हम उन्हें कहाँ ढूंढे? वानर ने सिर ऊंचा कर कहा, रो मत, आंसू मत बहाओ। अगर तुम रोते रहोगे तो मेरा भी हौसला टूट जाएगा। मुझे पूरा विश्वास है कि गुरुदेव जरूर इसी पर्वत पर कहीं होंगे। चलो हम चलकर उन्हें ढूंढते हैं। वे दोनों जल्दी जल्दी दर्रों के बीच से और पर्वत श्रेणियों को पार करते हुए पर्वत के अंदर बहुत गहरे घुस गए। बहुत देर तक चलते रहने के बाद उन्होंने एक चट्टान के तले बना गुफा का प्रसाद देखा। वे उसका ध्यान से निरीक्षण करने के विचार से वहीं रुक गए। उन्हें एक भयोत्पादक नजारा देखने को मिला। वानर बोला, मेरे लायक भाई, तुम अपने सामान को तो वायु संचन गुफा में रख दो और घोड़े को इस गोचर में खुला छोड़ दो। मैं इस प्रासाद के दरवाजे पर जाकर उनसे युद्ध कराऊं, तब तक तुम यही चुपचाप बैठे रहना। गुरुदेव का उद्धार करने से पहले मुझे उनसे लड़ना ही पड़ेगा। शुकर ने कहा, मुझे आदेश देने की कोई जरूरत नहीं, आप तुरंत चले जाइए। वानर ने अपनी बंडी की सलवटें सीधी की, व्याघ्र चर्म का लहंगा कसा और हाथों में लोहदंड उठा लिया और सीधा गुफा के दरवाजे पर जा पहुंचा। वहां उसने देखा कि गुफा के दरवाजे पर बड़े बड़े मोटे अक्षरों में लिखा हुआ था, पीत वायु पर्वत की पीत वायु गुफा। अपने पांव को धरती पर दृढ़ता से जमाकर लोहदंड घुमाते हुए वह चिल्लाया, नीच दुष्ट दैत्यों, अगर तुमने अपनी गुफा को उल्टा पुल्टा करने और घोड़े को पांव तले रौंदना नहीं चाहते तो मेरे गुरुदेव को जल्दी बाहर भेज दो। निम्न वर्ग के दैत्य प्रतिहारी उसका गर्जन सुनकर बहुत ज्यादा डर गए और कांपते हुए अंदर जाकर कहने लगे, राजन, राजन सर्वनाश हो गया। भीतर बैठे पीत वायु दैत्य ने पूछा, क्या हो गया? उन्होंने बताया, एक वज्रघोष करने वाला लोमशमुखी वानर दरवाजे के बाहर हाथ में मोटा लोहदंड लिए खड़ा है और अपने गुरुदेव को वापस मांग रहा है। मुखिया ने घबराकर हिरावल दस्ते के बाघ को बुलवाकर उसे कहा,
जब मैंने तुम्हें पर्वत पर पहरा देने भेजा था तो आशा की थी कि तुम केवल पर्वतीय वृषभों, वन्य शूकरों, हिरणों और बकरियों को पकड़ोगे, लेकिन तुम इस भांग भिक्षु को पकड़कर यहाँ क्यों ले आए? तुम्हारे सामने उसके शिष्य को यहाँ आकर उत्पात मचाने के लिए प्ररोचित कर दिया है। अब हम क्या करें? व्याघ्र ने जवाब दिया, राजन, आप बिल्कुल चिंता ना करें। आपका यह अयोग्य दास अभी अपने साथ 50 छोटे सैन्य अधिकारियों को ले जाएगा और जल्दी ही उस वानर को आपके भोजन के दूसरे व्यंजन के रूप में ले आएगा। मुखिया ने कहा, छोटे और बड़े सैनिक अधिकारियों के अलावा 600 अन्य अधिकारी भी यहाँ हैं। उनमें से जिसे भी चाहो तुम ले जा सकते हो। अगर तुम उस वानर को पकड़ने में समर्थ हो गए तो फिर इस भिक्षु को हम अपनी सुविधा अनुसार खाते रहेंगे। मैं वचन देता हूँ कि उस दिशा में मैं तुम्हें अपना धर्म भाई बना लूंगा, लेकिन मुझे डर है कि तुम उसे पकड़ नहीं सकोगे और वही तुम्हारा वध कर देगा। ऐसा हो जाए तो मुझे दोष मत देना। व्याघ्र बोला, आप पूर्णतया निश्चित रहे, मैं उसे लेकर जल्दी ही आ जाऊंगा। 50 वीर और उत्साही युवा दैत्यों को साथ लेकर ढोल नगाड़े बजाता, पताकाएं फहराता और वह गुफा से बाहर आ गया। उसके शरीर से 2 तांबे की तलवारें लटक रही थी। बाहर आकर वह ऊंचे सुर में चिल्लाया, अरे पुच्छहीन वानर, तू कहाँ से आया है? इतनी चीख पुकार क्यों कर रहा है? वानर ने भी जवाब में कहा, अरे धर्म मरे पशु, पहले तो तूने मेरे गुरुदेव को बंदी बनाने के लिए खुद अपनी खाल उतारने का नाटक किया और अब तू मुझसे ही पूछ रहा है कि मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ। जल्दी मेरे गुरुदेव को बाहर ले आ, नहीं तो मैं तेरी जान ले लूंगा। दैत्य ने जवाब दिया, हाँ हाँ, मैंने ही तेरे गुरु को पकड़ा है और जल्दी ही उसे हमारे राजा के खाने के रूप में परोस दिया जाएगा। अगर तुझमें जरा सी भी अकल है तो तू यहाँ से जल्दी भाग जा, नहीं तो मैं तुझे भी पकड़ लूंगा और तब तुझे भी तेरे गुरु के साथ ही खाने के लिए परोस दिया जाएगा। जबकि तुम लोगों में से एक मेरे हाथ लग ही गया है तो मैं दूसरे को छोड़ देने के लिए हाजिर हूँ। अब वानर को तो बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया। उसने अपनी अग्निवर्ण आंखें फैलाकर अपनी भयानक दृष्टि दानव पर केंद्रित कर दी और अपने फौलादी दांत पीसने लग गया। लौदंड को घुमाते हुए वह गरज उठा, ऐसी तेरे पास कौन सी अलौकिक शक्ति है जो तू इतनी लंबी चौड़ी डींगे मारने की हिम्मत कर रहा है? अपनी बड़बड़ बंद कर और इसे संभाल। बाघ ने भी अपनी तलवारें थाम ली और इन दोनों के बीच एक भयंकर युद्ध शुरू हो गया। दोनों अपनी अपनी शक्तियां दिखाई जा रहे थे और ज्यादा देर तक आत्मरक्षा न कर पाने से दानव मैदान छोड़कर भागने लगा। उसने अपने मुखिया से इतनी बढ़ चढ़कर बातें की थी कि अब वह वापस गुफा में लौटने की हिम्मत कर नहीं सकता था, इसलिए उसने पर्वत श्रृंखला के बीच ही कहीं छिप जाना चाहा। वानर उसे जिंदा नहीं छोड़ना चाहता था। वह भी उसके पीछे पीछे अपना लोहदंड घुमाता, चीखता, चिल्लाता तेज तेज दौड़ने लगा। दानव वायु संचयन गर्त में जा पहुंचा। वहीं पर शूकर घोड़ा चरा रहा था। जैसे ही शूकर ने शोर सुना वह पीछे देखने के लिए मुड़ा। उसने वानर को हराकर दानव का पीछा करते देखा। उसने घोड़े को मुक्त छोड़ दिया और अपना पांचा उठाकर दानव के सिर पर एक तिरछा वार किया। बेचारा दानव समझ रहा था कि वह रेशमी जाल से बच निकला है, लेकिन वह सोच ही नहीं पाया कि अब वह मछुआरे के निर्मम जाल में आ पड़ा था। शूकर ने अपने पांचे से उसके सिर में 9 बड़े बड़े छेद कर दिए, जिनमें से खून निकलने लगा और उसका मस्तिष्क बाहर निकल आया। दानव की पीठ पर अपने पांव जमाकर शूकर ने अपने दोनों हाथों से पांचा घुमाया और दोबारा उस पर वार कर दिया। वानर यह देखकर बहुत खुश हो गया और कहने लगा, शाबाश भाई, ऐसा ही करना, बिल्कुल ठीक किया है तुमने। इस दुष्ट ने मुझसे युद्ध करने के लिए कुछ बहुत छोटे छोटे दानवों को इकट्ठा कर दिया था, लेकिन मैंने तो इसे हरा दिया। यह भी गुफा में वापस दौड़ जाने की बजाय इसी ओर चला आया, मानो खुद ही मरना चाहता हो। अगर तुम यहाँ नहीं मिल पाते तो यहाँ निकल जाता। शूकर ने पूछा, क्या यह वही था जिसने झंझावात की सृष्टि कर हमारे गुरुदेव को हरण कर लिया था? वानर ने जवाब दिया, हाँ यही तो है वो। शूकर ने दोबारा पूछा, क्या आपने इससे पूछा था कि हमारे गुरुदेव को कहाँ रखा गया है? गुरुदेव को गुफा में ले जाकर यह अपने मुखिया के सामने उनके भात के साथ परोसने का इंतजाम कर रहे थे। यह जानकर मुझे इतना ज्यादा गुस्सा आया कि मैं इसे लड़ता लड़ता यहाँ तक चला आया। यहाँ तुमने इसका खात्मा कर दिया। भाई, इसका तो पूरा श्रेय तुम्हें ही जाता है। तुम अभी घोड़े की देखरेख करते रहो, मैं इस दानव का शव गुफा तक घसीटता लिए जाता हूँ और उन दानवों को युद्ध करने की दूसरी चुनौती देता हूँ। इनके मुखिया को पकड़कर ही गुरुदेव की रक्षा की जा सकेगी। शूकर बोला, आप ठीक कह रहे हैं, आप जाएं। देखिए, अगर आप दानव को हरा देते हैं तो ध्यान रखिएगा उसे दौड़ाते हुए इधर ही लेकर आएं, ताकि मैं उसे यहाँ धर दबोचूं। अब क्या था, भव्य वानर सीधा गुफा के दरवाजे पर जा पहुंचा। उसके एक हाथ में लोहदंड था और दूसरे में था मृत व्याघ्र का शव। वास्तव में राक्षसों द्वारा धर्माध्यक्ष के संकट समय दैत्यों का दमन किया भावुकता प्रकृति ने। दैत्यों का दमन किया भावुकता प्रकृति ने। 50 से ज्यादा छोटे दानव पूरी तरह पराजित होकर गुफा में लौट गए। उनके ढोल और पताकाएं सब कुछ फट चुके थे। उन्होंने जाकर सूचना दी, राजन, हिरावल दस्ते का बाघ उस लोमशमुख वाले भिक्षु की प्रतिद्वंदिता नहीं कर सका। व्याघ्र का पीछा करता हुआ वह भिक्षु पर्वत की तलहटी की ओर चला गया है।
यह खबर सुनकर तो वृद्ध मुखिया बहुत ज्यादा नाराज हो गया और अपना कर्तव्य निर्धारित करने के लिए कुछ देर सिर झुकाकर विचार मग्न हो गया, यानी कि सोचने लगा। तभी द्वार रक्षकों ने आकर फिर से सूचना दी। राजन उस लोमशमुख वाले भिक्षु ने हिरावल दस्ते के बाघ को मार डाला है और वह उसका शव घसीटते हुए गुफा तक ले आया है। वह खड़ा वह हमें अपमानित कर युद्ध के लिए उकसा रहा है। अब तो इस खबर को सुनकर वृद्ध मुखिया और भी ज्यादा गुस्सा हो गया और भी ज्यादा भड़क गया और कहने लगा, यह नीच नहीं जानता कि इसका परिणाम कितना भयंकर होगा। मैंने अभी तक उसके गुरु को खाया नहीं है, फिर भी उसने हमारे हिरावल दस्ते के सेनापति को मार डाला। बहुत बुरी बात है, ये बहुत बुरा प्राणी है। लाओ मेरा कवच ले आओ। मैंने इस वानर भाई के बारे में कुछ सुना तो है। अब विचार करता हूँ कि इस 9 सिर 8 पूंछ वाले भिक्षु को खुद देख भी लूं। अपने हिरावल दस्ते के बाघ का बदला लेने के लिए मैं उसे बंदी बनाकर ही रहूंगा। छोटे दानव उसके लिए कवच ले आए। वृद्ध दानव ने कवच को अच्छे से पहनकर अपना त्रिशूल उठाया और अपने सैनिकों के साथ गुफा से बाहर निकल आया। बाहर आते समय वह सैनिक गरिमा से पूरी तरह से सुसज्जित था। गुफा से बाहर आते ही वृद्ध दानव ने ऊंचे सुर में पूछा, क्या मेरा भाई तेरा ही नाम है? शव पर उछलते कूदते और लौहदंड घुमाते हुए वानर ने जवाब दिया, तेरा बेटा यहाँ पहुंचा है, मेरे गुरुदेव को बाहर दे। उस दुष्ट आत्मा ने वानर को ध्यान से देखा और उसे लगा कि वह तो बहुत दुबला पतला मरियल से शरीर का है और उसका मुंह भी दबा भीचा है। वह तो पूरे 4 हाथ का है भी नहीं। वह हंसकर कहने लगा, बेचारे मैंने तो सोचा था कि तू कोई अजय उदात वीर होगा, लेकिन देखकर तो लग रहा है कि तू तो बहुत ही छोटा सा और बिना मांस वाला और बिना देह वाला है। तू मुझसे क्या युद्ध करेगा? वानर ने भी मुस्कुराकर जवाब दिया, बच्चे लगता है तेरी आंखों में कोई परेशानी है। भले ही मैं देखने में छोटे से शरीर का दिख रहा हूँ, लेकिन तूने अपने त्रिशूल के हत्थे से मेरे सिर पर वार किया तो मेरी देह 6 हाथ और ज्यादा ऊंची हो जाएगी। दानव ने कहा, तो फिर तू अपना सिर मजबूत कर ले और संभाल मेरे वार को। दानव की बात से वानर जरा भी विचलित नहीं हुआ। उसने अपनी कमर जरा सी झुकाई और वह 6 हाथ और ज्यादा ऊंचा हो गया। अब वह कुल 10 हाथ का हो गया था। यह देखकर दानव तो बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित हो गया। अपना त्रिशूल नीचे गिराकर वह चिल्लाया, वानर भाई तो मेरी गुफा के दरवाजे पर इस तरह के आत्मरक्षात्मक देहांतरण करने क्यों कर आया है? अब तू फालतू के तमाशे दिखाना बंद कर, मेरे पास आ, जिससे हम इस तरह के छल बल की परस्पर प्रतियोगिता कर सकें। तो दोस्तों आज की कहानी यहीं तक। आगे की कहानी लेकर मैं श्री शर्मा फिर हाजिर होंगी। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय। CGTN हिंदी सेवा रोजाना 5 कार्यक्रम प्रसारित करती है। हमारा पहला कार्यक्रम भारतीय समय के अनुसार सुबह 8:30 से 9:30 बजे तक, दूसरा कार्यक्रम संध्या के 6:30 से 7:30 बजे तक, तीसरा कार्यक्रम रात के 8:30 से 9:30 बजे तक, चौथा कार्यक्रम रात के 9:30 से 10:30 बजे तक और 5वां कार्यक्रम रात के 10:30 से 11:30 बजे तक प्रसारित होता है। कार्यक्रमों के मीटर बैंड इस प्रकार है: सुबह 8:30 से 9:30 बजे 13,720 किलोहर्ट्ज, शाम 6:30 से 7:30 बजे 9,635 किलोहर्ट्ज, रात 8:30 से 9:30 बजे तक 7,225 किलोहर्ट्ज, रात 9:30 से 10:30 बजे 7,395 किलोहर्ट्ज, रात 10:30 से 11:30 बजे 1,269 किलोहर्ट्ज। अब इंटरनेट पर CGTN की हिंदी वेबसाइट भी खुली हुई है। इसे देखने के लिए हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। हमारी वेबसाइट का पता है hindi.cgtn.com।